प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य की विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, आज जो हमारा लेक्चर होगा वो कौटिल्य की विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से संबंधित होगा। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दें, यहाँ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। देखिएगा बेटा, भले ही हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें या भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, और भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी भले ही हम प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, मूल प्रश्न यहाँ ये उभर कर सामने आता है क्या कि भाई राजनीतिक चिंतन कहते ही किसे हैं? यस, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, यस बेटा आप नोट करेंगे, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर, क्या बोल रहा हूं मैं, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन होता है, जो विचार विमर्श होता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। एक बात, मतलब राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं? तो आप क्या समझे इससे कि भी राज्य से संबंधित मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन होता है या राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन होता है, विचार विमर्श होता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब राज्य संबंधी विषय में क्या आएगा बेटा? राज्य संबंधी विषय में राज्य निर्माण के तत्व आएंगी। तो प्राचीन भारत में राज्य निर्माण के कितने तत्व माने जाते थे? 7। और आधुनिक समय कितने माने जाते हैं? 4। आधुनिक समय जैसे जनसंख्या है, निश्चित भूभाग है, सरकार और संप्रभुता है। प्राचीन भारत में 7 माने जाते थे राज्य निर्माण के तत्व। कौन कौन से हैं? जैसे कौटिल्य का अकॉर्डिंग हम चले, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, तो कौटिल्य ने बताया स्वामी अर्थात राजा, स्वामी, अमात्य, जनपद, फिर से बोल रहा हूँ, स्वामी, अमात्य, जनपद। इसके बाद में जो है पूर्व हो गया, स्वामी, अमात्य, जनपद, पूर्व। इसके बाद में जो है कोश हो गया, सेना हो गया और मित्र हो गया। तो मनु ने भी साथ ही बताई, शुक्र ने भी साथ ही बताई। और अब राज्य निर्माण के तत्व बताए जाते हैं, राज्य का क्या उद्देश्य है, राज्य का क्या लक्ष्य है, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इन सब के बारे में जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, उसे ही बेटा राजनीतिक चिंतन कहते हैं। अब यहाँ आधुनिक समय में राज्य निर्माण के जैसे 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और सरकार के अंतर्गत भी सरकार की 3 अंग आ जाती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन सभी के बारे में जो विचार विमर्श किया जाता है, जो चिंतन मनन किया जाता है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। इसीलिए बेटा अब यहाँ एक बात और नोट करेंगे बेटा, चूंकि हम राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, तो राजनीतिक चिंतन की एक मूल बात जो समझने की वो ये है, आप नोट करेंगे बेटा, ये सब बातें क्या है कि आपके जो सिलेबस संबंधित किताबें उनमें नहीं मिलती हैं। इसके लिए तो हमको क्या है, गौरवमयी ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, और उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखें क्या, देखो, राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, वह तो समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, लेकिन राजनीतिक चिंतन मूल अवधारणाएं वो ही रहती हैं। कैसे? जैसे आज हम कौटिल्य की जो है विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था ले रहे हैं, तो बेटा विधि के बारे में, मतलब कानून के बारे में कौटिल्य में लिखा है, और आज भी लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। न्याय के बारे में कौटिल्य में लिखा है, आज भी लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। हम देखेंगे, यूनान की बात करें तो प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में कानून के बारे में लिखा है, अर्थात अंतिम पुस्तक द लॉज में लिखा है। रिपब्लिक में न्याय के बारे में लिखा है, मतलब प्लेटो ने भी न्याय कानून के बारे में लिखा है, अरस्तु ने भी जो है न्याय कानून के बारे में लिखा है। और आधुनिक समय में भी न्याय और कानून के बारे में लिखा जाता है, या न्याय और कानून का अर्थ बताया जाता है। तो इसका मतलब है राजनीतिक चिंतन में मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं, जैसे प्राचीन समय से कानून, न्याय, राज्य, इसके बारे में चिंतन किया जा रहा है और आज भी किया जा रहा है। प्राचीन समय में भी कानून और न्याय का अर्थ बताया गया है, आज भी कानून और न्याय का अर्थ बताया जा रहा है और आगे बताया जाता रहेगा। लेकिन समय और परिस्थिति के हिसाब से इन अवधारणाओं का अभिप्राय बदलता रहता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा है मैंने? राजनीतिक चिंतन में मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं, पर उन पर
उन पर होने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में भले ही आप भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें या जो है पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, आपको समझने में कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े हम। यस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था, क्या कानून या विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था का भी व्यापक रूप में वर्णन किया है। इसमें सबसे पहले हम लेंगे जो है विधि व्यवस्था। क्या लेंगे? सबसे पहले हम विधि व्यवस्था। तो बेटा कौटिल्य ने विधि व्यवस्था को समझाने के लिए अपनी रचना अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं बेटा? 15 अधिकरण हैं। मनु की मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। तो इन्होंने अपनी विधि व्यवस्था को समझाने के लिए वास्तविक रूप में अर्थशास्त्र में व्यापक रूप में वर्णन किया है। और हम चूंकि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, तो कौटिल्य की जो विधि व्यवस्था है उसको समझे बेहतर तरीके से, इसके लिए मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए 3 बिंदु बनाए हैं केवल। मतलब कौटिल्य की विधि व्यवस्था को अच्छे से समझे, बेहतर तरीके से समझे। भले किसी भी रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में कैसा प्रश्न पूछा जाए तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, इसलिए मैंने 3 बिंदु बनाए। इन 3 बिंदुओं के आधार पर आप अच्छे से बेहतर तरीके से कौटिल्य की जो विधि व्यवस्था है, जो लॉ सिस्टम है, उसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत बताएंगे कि भाई कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में विधि के स्रोत के बारे में क्या बताया है, विधि के कितने स्रोत बतलाए हैं। अब देखें तो हम मनु ने भी अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत विधि के स्रोत बताए हैं। वैसे देखा जाए तो मनु ने भी अपनी मनुस्मृति में विधि के जो है 4 ही स्रोत बताए हैं, और कौटिल्य ने भी अपने रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत विधि के 4 ही स्रोत बताए हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इनके नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है, वो मैंने आपके लिए यहाँ नोट कर दिया है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि 3 बिंदुओं के आधार पर हमको जो है कौटिल्य की विधि व्यवस्था को समझना है, कानून व्यवस्था को समझना है। चलें बेटा, पहला बिंदु हमने आपके लिए बनाया है विधि के स्रोत। मतलब कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में विधि के, कानून के क्या स्रोत बतलाए हैं बेटा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले लिखा है कि कौटिल्य से पहले मनु ने विधि के 4 स्रोत बताए। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो कौटिल्य से भी पहले मनु ने अपनी रचना मनुस्मृति के अंतर्गत विधि के 4 स्रोत बतला दिए। कितने स्रोत बताए मनु ने? कानून के 4 स्रोत बतलाए हैं। तो इनका नाम यहाँ मैं बता रहा हूँ। पहला स्रोत बताया है मनु ने श्रुति, अर्थात वेद। बेटा श्रुति का क्या मतलब होता है? श्रुति का मतलब होता है जो सुनकर के लिखा जाता है, जो सुनकर लिखा जाता है। मतलब स्वयं व्यक्ति, स्वयं जो विद्वान होता है वो अपने विवेक से नहीं लिखता है, बल्कि यहाँ एक श्रुति परंपरा होती है, इसके अंतर्गत सुनकर के लिखा जाता है। तो आप देखिएगा वेद की बात आती है तो वेद जो है वास्तविक रूप में श्रुति के आधार पर लिखे गए। तो पहला जो विधि का स्रोत बताया है मनु ने, वो किसको बताया है? श्रुति अर्थात वेद को। दूसरा स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र। स्मृति जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है। अब बेटा यहाँ भी प्रश्न बनता है स्मृति किसे कहते हैं? नोट करें बेटा। देखिएगा यहाँ ये जो नोट्स मैं तैयार करता हूँ इसलिए करता हूँ कि इससे आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार कर ले। बाकी एक एक सेंटेंस को, एक एक वाक्य को, एक एक शब्दावली को मैं अच्छे से समझाऊंगा यहाँ। अब बेटा स्मृति किसे कहते हैं? अब स्मृति की बात आती है तो किताबों के अंतर्गत इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि स्मृति क्या होती है, श्रुति क्या होती है। तो बेटा स्मृति चूंकि जो मनु की रचना मनुस्मृति के प्रारंभ के अंतर्गत ही विद्वानों ने स्मृति का अर्थ बता दिया। स्मृति का अर्थ होता है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत समाज व्यवस्था को संचालित करने के जो नियम होते थे उन नियमों को ही स्मृति कहा जाता था। और आधुनिक समय में समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए कानून होते हैं। मतलब आधुनिक समय में समाज व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम होते हैं उनको कानून कहा जाता है, और प्राचीन भारत में उसको स्मृति कहा जाता है। तो दूसरा स्रोत स्मृति अर्थात धर्मशास्त्र। तीसरा हो गया बेटा सदाचार अर्थात चरित्र है, और चौथा हो गया आत्मतुष्टि अर्थात न्याय। मतलब मनु ने जो है कौटिल्य से भी पहले विधि के 4 स्रोत बता दिए। तो नाम नोट करेंगे इनके। पहला स्रोत क्या है बेटा? श्रुति, सुन करके जो लिखा जाता है, जैसे कि वेद आ जाते हैं, 4 वेद। स्मृति मतलब समाज व्यवस्था के जो नियम होते हैं उनको प्राचीन भारत में स्मृति कहा जाता था। जैसे कि धर्मशास्त्र है जिसमें आप मनुस्मृति को ले सकते हैं, याज्ञवल्क्य की स्मृति को ले सकते हैं, और भी दुनिया भर की स्मृतियाँ हैं। और तीसरा है स्रोत सदाचार जिसे चरित्र भी कहते हैं, और चौथा है आत्मतुष्टि। ठीक है बेटा। लेकिन कौटिल्य ने कानून के
जो 4 स्रोत स्वीकार्य हैं वो क्या क्या हैं? पहला है धर्म, जिसमें वेद और स्मृति दोनों आ जाते हैं। थोड़ा डिफरेंस होगा ना अब यहाँ। पहला स्रोत क्या बताया कौटिल्य ने? धर्म को, जिसमें वेद और स्मृति आ जाती है। दूसरा इन्होंने बताया व्यवहार, तीसरा बताया चरित्र अर्थात सदाचार, और चौथा बताया राजाज्ञा। चौथा क्या बताया इन्होंने? राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, राजा के द्वारा दिए जाने वाले आदेश, राजा के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। और ये भी ध्यान देंगे कि कौटिल्य ने विधि के 4 स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत माना है वो बेटा राजाज्ञा को ही माना है। नोट करेंगे। अब आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि भी कौटिल्य ने जो है विधि के कितने स्रोत बताए, उनके नाम लिखें, या ऐसे पूछा जा सकता है कि कौटिल्य ने 4 स्रोतों में किस स्रोत को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो आपका आंसर क्या होगा? राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। ठीक है बेटा, तो ये तो होगा विधि के स्रोत। तो इससे ये बात भी स्पष्ट होगी कि भाई मनु ने कितने स्रोत बताए हैं, उनके क्या नाम है, और कौटिल्य ने कितने स्रोत बताए, उनके क्या नाम है ना। दोनों ही विचारकों के बारे में ये बात क्लियर हो जाती है। अब इसका दूसरा बिंदु लेते हैं, नोट करेंगे। विधि व्यवस्था को समझने के लिए हमने दूसरा बिंदु बनाया है राजाज्ञा की श्रेष्ठता। नोट करें, राजाज्ञा की श्रेष्ठता एवं सीमा। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो कौटिल्य ने, नोट करें, कौटिल्य ने विधि व्यवस्था को समझने के लिए दूसरा बिंदु दिया है राजाज्ञा की श्रेष्ठता एवं सीमा। अर्थात राजा की आज्ञा को इन्होंने जो है 4 स्रोतों में सबसे श्रेष्ठ माना है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ये कौन? कौटिल्य कह रहे हैं कि कौटिल्य ने कानून के 4 स्रोतों को राष्ट्र के वैधानिक जीवन के 4 पांव या आधार माना है। अब देखो, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, मतलब कौटिल्य ने जो ये 4 स्रोत हैं ना, इन चारों स्रोतों को राष्ट्र के वैधानिक जीवन मतलब कानूनी जीवन के, वैधानिक जीवन के 4 पांव माना है। 4 पैर, पांव माना है मतलब आधार माना है। ठीक है, मतलब राष्ट्र के वैधानिक जीवन के 4 पैर माना है, पांव माना है। किसको? विधि के जो 4 स्रोत बतलाए हैं। ठीक है बेटा, और कौटिल्य का कथन है या कौटिल्य का कहना है, मतलब इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप में लिख दिया है। यहाँ पर नोट करें, स्पष्ट रूप में लिखा है क्या कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये विवाद के निर्णय में सहायक होते हैं, और इसलिए इन्हें राष्ट्र के 4 पैर कहा जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मतलब कौटिल्य का कथन है कि धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये विधि के 4, ध्यान दें, ये जो है विधि के 4 स्रोत हैं। फिर से बोल रहा हूँ, धर्म, व्यवहार, चरित्र, राजाज्ञा ये विवाद के निर्णय में सहायक होते हैं, और इसलिए इन्हें राष्ट्र के 4 पैर कहा जाता है। इन्हीं पर सारा राज्य टिका होता है। इनमें पूर्ववर्ती की तुलना में पश्चवर्ती अधिक मान्य होता है। इसका मतलब सबसे लास्ट में राजाज्ञा का नाम लिया तो सबसे महत्वपूर्ण राजाज्ञा होगी। ठीक है, अर्थात धर्म से व्यवहार से चरित्र और चरित्र की तुलना में राजाज्ञा अधिक स्वीकारणी होती है। इसका मतलब राजाज्ञा सबसे ज़्यादा स्वीकारणी श्रेष्ठ है। इनमें धर्म, सत्य पर, बेटा ये नोट करिए, ये कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत स्पष्ट रूप में लिखा है। इनमें धर्म सत्य पर, व्यवहार साक्ष्यों पर, चरित्र सामाजिक जीवन मतलब परंपरा, रीति रिवाज आदि पर, तथा शासन राजाज्ञा पर आधारित होता है। तो कौटिल्य का जो व्याख्यान है इसको आप नोट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्यान है, इसमें सारी बातें समाहित हो जाती हैं। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़े हैं। चलिए, अब कौटिल्य ने जो ये कहा है इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य ने कानून के अन्य स्रोतों की तुलना में राजा को कानून का सर्वश्रेष्ठ स्रोत माना है। तो कौटिल्य ने विधि का स्रोत सर्वश्रेष्ठ किसको माना है बेटा? राजा को माना है, राजाज्ञा को माना है। इस प्रकार उन्होंने राजा की कानून निर्माण की शक्ति के द्वारा प्राचीन एवं परंपरागत कानून को तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करने की चेष्टा की, और इसका एक परिणाम ये निकला कि अर्थशास्त्र ने धार्मिक कानून पर लौकिक कानून की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या कि कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र ने धार्मिक कानून पर लौकिक कानून की श्रेष्ठता को स्थापित किया है। चूँकि कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री हैं बेटा, ये धर्मशास्त्री नहीं है। हाँ, मनु मूलतः धर्मशास्त्री हैं, लेकिन कौटिल्य एक व्यवहारिक राजशास्त्री है। कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत यथार्थवादी राजनीति और आदर्शवादी राजनीति का सुंदर समन्वय स्थापित किया है। ये बात यूनान के अंतर्गत हमें प्लेटो की रिपब्लिक में भी देखने में नहीं मिलेगी और अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में भी नहीं मिलेगी।
क्योंकि प्लेटो की रिपब्लिक में केवल आदर्शवादी राजनीति की बात की गई है, जबकि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में केवल यथार्थवादी राजनीति की बात की गई है, और कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत आदर्शवादी और यथार्थवादी दोनों प्रकार की राजनीतियों का वर्णन किया गया है। कौटिल्य के अनुसार कानून ऐसा राज के आदेश है जिसे बाध्यता के रूप में लागू किया जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा आपसे पूछ लिया जाए कि भी कौटिल्य ने विधि का क्या अर्थ बताया, तो यह अर्थ आ गया क्या, कौटिल्य के अनुसार कानून ऐसा राज की आदेश है। नोट करेंगे, कौटिल्य के अनुसार कानून ऐसा राज के आदेश है जिसे बाध्यता के रूप में लागू किया जाता है, जिसे बाध्यता के रूप में लागू किया जाता है, मतलब वास्तविक रूप में राजा के द्वारा दिया जाने वाला ऐसा आदेश है जिसे बाध्यता के रूप में लागू किया जाता है। अगर इस आदेश की कोई अवज्ञा करता है, इस आदेश को जो है कोई भी जनसाधारण नहीं मानता है, इसकी अवज्ञा करता है, तो ऐसी स्थिति में उसको दंड दिया जाता है, मतलब बाध्यकारी है, अगर नहीं मानेंगे तो दंड दिया जाएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा आगे हमने लिखा है कि कौटिल्य ने राजाज्ञा को सर्वश्रेष्ठ विधि स्रोत माना है, लेकिन इसके आधार पर राजा को किसी प्रकार की विधिक निरंकुशता प्राप्त नहीं, मतलब कानूनी निरंकुशता प्राप्त नहीं इसको। ठीक है, विधि का जो महत्वपूर्ण स्रोत माना है कौटिल्य ने, वो राजा को माना है, लेकिन ये राजा इससे निरंकुश नहीं बन सकता है। कौटिल्य की राज व्यवस्था में स्वयं राजा विधि के अधीन है और प्रजा सेवक। अब नोट करें यहाँ पर, मतलब कौटिल्य का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, कौटिल्य ने अपने रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिस पॉलिटिकल सिस्टम की, जिस राज व्यवस्था की बात की है, जिस राजनीतिक व्यवस्था की बात की है, उसमें वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो राजा है वो विधि के अधीन है। किसके अधीन है? राजा विधि के अधीन है और प्रजा सेवक है। ये क्या है बेटा? प्रजा सेवक है, प्रजा स्वामी नहीं माना है, प्रजा का सेवक माना है। अतः कौटिल्य की राजाज्ञा की धारणा न्याय की धारणा का ही विकसित रूप है और इसमें औचित्य एवं विवेक का भाव निहित है। इसमें औचित्यता वैधता का भाव भी निहित है, औचित्यता वैधता का भी भाव निहित है। अब इसके लिए न्याय व्यवस्था में जो है कौटिल्य ने तीसरा जो बिंदु बनाया है वो बनाया है विधि के उद्देश्य एवं विषय। विधि का उद्देश्य क्या है? विधि का उद्देश्य क्या है, विषय क्या है, इसके बारे में क्या कह रहे हैं ये। अर्थशास्त्र में उपलब्ध विवरण से मालूम होता है कि कानून के कुछ प्रमुख जो है उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से हैं। राजा एवं राज्य की रक्षा करना, अपराधियों को दंडित करना, प्रजा की योग क्षेम की वृद्धि करने वाली सरकार की स्थापना करना। अब थोड़ा ठहरे यहाँ पर, प्रजा के योग क्षेम की वृद्धि करने वाली सरकार की स्थापना करना। प्रजा के योग क्षेम, बेटा योग क्षेम का मतलब क्या होता है? जैसे प्रजा रक्षण, प्रजा रंजन, तो प्रजा रक्षण मतलब योग, प्रजा रंजन मतलब क्षेम, अर्थात जनता के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, ये जो है योग में आता है। और क्षेम में जन कल्याण संबंधित कार्य करना, अर्थात योग क्षेम का मतलब होता है योग के अंतर्गत नकारात्मक कार्य आते हैं राज्य के, जबकि क्षेम में सकारात्मक कार्य आते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं योग के अंतर्गत प्रजा रक्षण की बात आती है, क्षेम के अंतर्गत प्रजा रंजन की बात आती है। प्राचीन भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में देखा जाए तो राज्य का यही मूल उद्देश्य होता था, प्रजा रक्षण और प्रजा रंजन। प्रजा रक्षण का मतलब जनता की जीवन संपत्ति की रक्षा करना, प्रजा रंजन का मतलब जन कल्याण संबंधित कार्य करना, लोक कल्याण संबंधित कार्य करना, जनता के हित संबंधित कार्य करना। यस, चलिए अब बाकी इसकी बहुत व्यापक व्याख्या हो सकती है, हम चाहें तो 1 घंटा इसके अंतर्गत योग क्षेम के ऊपर भी आपको लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन इसकी इतना आवश्यकता नहीं है। अब ध्यान दें, अर्थशास्त्र के तीसरे अधिकरण में कितने अधिकरण है अर्थशास्त्र में बेटा? 15 अधिकरण है। तो तीसरे अधिकरण में कौटिल्य ने अनेक विषयों से संबंधित कानूनों का संहिताकरण किया है। क्या कानूनों का संहिताकरण किया है? एकत्रीकरण किया है, जो जैसे ऋण, स्वामित्व, धरोहर, विवाह संबंध, दाय भाग मतलब जो है संपत्ति का बंटवारा है, दाय भाग, दास व श्रमिक, क्रय विक्रय, साझेदारी, साहस, आघात, जुआ आदि से संबंधित। उन्होंने इन विभिन्न विषयों से संबंधित कानूनों के साथ ही उनके उल्लंघन के बारे में दंडों की या सजा की व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। तो मेरा कहने का मूल भावार्थ ये होगा कि यहाँ पर जो है कौटिल्य की जो विधि व्यवस्था है, इस विधि व्यवस्था को आप 3 बिंदुओं के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। 3 बिंदु कौन कौन से हो गए? पहला, विधि के स्रोत, विधि के कितने स्रोत बताए इन्होंने? 4 मनोनी विचार ही बताइए। दूसरा बिंदु क्या है? राजाज्ञा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, विधि का अंतिम स्रोत, चौथा स्रोत है। और इसके बाद में जो तीसरा बिंदु बनता है वो ये है कि इन्होंने विधि के क्या उद्देश्य बताए हैं। ठीक है बेटा, तो इसका ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अर्थात विधि व्यवस्था के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। और दूसरा इसका पार्ट लेते हैं हम कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। नोट करें बेटा, कौटिल्य की न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था की बात आती है तो देखिएगा, हम तो यहाँ ये कहेंगे बेटा, अगर राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो मैं तो मेरे विचार से ये कहूँगा, अब भले ही प्लेटो की बात आए, अरस्तु की बात आए, मनु की बात आए, कौटिल्य की बात आए, ठीक है, इनके अपने जो भी विचार है, लेकिन हम तो यहाँ ये कह रहे हैं कि
किसी भी राज्य का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो एक ही बात देखें वहाँ कि वहाँ पर न्याय को कितना महत्व दिया गया है। राज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था के ऊपर कितना ध्यान दिया जा रहा है, न्याय हो पा रहा है या नहीं। जिस राज्य के अंतर्गत, जिस राज्य व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहार के स्तर पर न्याय होता है, डेफिनेटली वो राज्य एक श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में आता है। चलिए बेटा अब न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। अब देखो न्याय व्यवस्था, इसका मतलब मूल अवधारणा न्याय होगी। तो बेटा न्याय के बारे में कौटिल्य ने लिखा है, न्याय के बारे में प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में भी लिखा है। और वैसे देखा जाए तो प्लेटो की रिपब्लिक का तो उपशीर्षक ही ये कंसर्निंग टू जस्टिस, न्याय से संबंधित ग्रंथ। वैसे तो प्लेटो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है रिपब्लिक का हिंदी अर्थ आदर्श नगर राज्य व्यवस्था है। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ आदर्श नगर राज्य व्यवस्था है। और रिपब्लिक का जो मूल विषय है बेटा वो न्याय से संबंधित ही है। इसका उपशीर्षक भी न्याय से संबंधित ग्रंथ, न्याय से संबंधित ग्रंथ। वैसे प्लेटो की रिपब्लिक मैं ये कहूँगा कि जीवन से संबंधित ग्रंथ है, क्योंकि प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में जीवन का कोई क्षेत्र, व्यक्ति के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसके बारे में नहीं लिखा है। मैंने स्वयं ने रिपब्लिक पढ़ी है, मैंने स्वयं ने जो है कौटिल्य के जो रचना शास्त्र इसका अध्ययन किया है। अरस्तु की पॉलिटिक्स का भी मैंने बड़ी गहराई से, गंभीरता से अध्ययन किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये न्याय के बारे में प्लेटो ने भी लिखा है, अरस्तु ने भी लिखा है। इधर आइएगा आप, मनु ने भी लिखा है, कौटिल्य ने भी लिखा है। तो ऐसा क्या कारण है, और आज भी लिखा जा रहा है और आगे भी लिखा जाता रहेगा। और इसके जो अर्थ हैं, कानून का अर्थ है, न्याय का अर्थ है, ये समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि देखो राजनीतिक चिंतन में मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं, जैसे कानून है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता, मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं। लेकिन इन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। ये तो वही बात होगी कि जैसे पहिए का आविष्कार तो एक ही बार हुआ है, उसके बाद में जो टायर होता है, पहिया होता है, उसकी शक्ल सूरत तो बदल दी जाती है, लेकिन पहिए का आविष्कार बार बार नहीं होता है। ऐसे ही राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो मूल अवधारणाएं होती हैं उनका आविष्कार तो एक बार ही होता है, पर उसके बाद में उसकी शक्ल सूरत बदल दी जाती है। जैसे प्लेटो ने न्याय का अर्थ बताया, क्या बताया प्लेटो ने, वास्तविक रूप में जो है नैतिकता को ही जो है न्याय बताया है। आधुनिक समय में तो न्याय को नैतिक न्याय थोड़ी माना जाता है, कानूनी न्याय माना जाता है। आज का न्याय कानूनी न्याय है, जबकि प्लेटो का न्याय नैतिक न्याय, नैतिकता को ही उन्होंने जो है न्याय बतलाया। तो डेफिनेटली इसका जो अर्थ है वो बदल गया। तो इसी प्रकार से हम कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य ने भी जो है कानून का, न्याय का, राज्य का उद्देश्य इत्यादि के बारे में जो कुछ भी लिखा तो समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। तो आज कुछ है, अगले दिन कुछ रहेगा। तो आपको तो एक सेंटेंस रट लेना है कि राजनीतिक चिंतन में मूल अवधारणाएं तो वही होती हैं, जैसे कानून है ना, न्याय है ना, राज्य है, मूल अवधारणा तो वही होती हैं, लेकिन उन पर चलता रहने वाला चिंतन मनन, विचार विमर्श समय और परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। फिर भले ही आप भारतीय चिंतन का अध्ययन करें या पश्चिमी राजनीतिक चिंतन का अध्ययन करें, ये बात सभी जगह लागू होती है। चलिए न्याय व्यवस्था, अब कौटिल्य की न्याय व्यवस्था को समझने के लिए आपके लिए मैंने यहाँ 6 बिंदु बनाए। 6 बिंदु के आधार पर आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए बेटा, इसका पहला बिंदु हमने बनाया है न्याय का उद्देश्य व महत्व। मतलब न्याय का उद्देश्य क्या बताया इन्होंने, तो ध्यान दें, न्याय का उद्देश्य असामाजिक एवं व्यवस्था विरोधी तत्वों का दमन करके सुव्यवस्थित राजनीतिक सामाजिक जीवन की स्थापना करना है। बस इस सेंटेंस में सारी बात आ जाती है। नोट करें, न्याय का उद्देश्य असामाजिक, नोट करें, असामाजिक एवं व्यवस्था विरोधी तत्वों का दमन करके सुव्यवस्थित सामाजिक राजनीतिक जीवन की स्थापना है। ठीक है, ये न्याय का जो है क्या होगा बेटा, उद्देश्य। अब यहाँ परंपरागत दृष्टि से न्याय का उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना है और प्रजा के पालन के अनुकूल स्थितियों को बनाए रखना है। ठीक है, मतलब परंपरागत दृष्टि से देखा जाए तो न्याय का उद्देश्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना। वर्णाश्रम धर्म पर आधारित 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करे। ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन संबंधित कार्य करे, क्षत्रिय रक्षा संबंधित कार्य करे, है ना, वैश्य व्यापार संबंधित कार्य करे, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करे। तो अपने अपने कर्तव्य का, अपने अपने धर्म का पालन करें, है ना। और इसके बाद में वर्णाश्रम, 4 आश्रम होते हैं। वर्णाश्रम में दोनों बातें आ जाती हैं, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म। तो आश्रम कितने होते हैं, 4 होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो प्रत्येक व्यक्ति जिस आश्रम के अंतर्गत उस आश्रम धर्म का, उस आश्रम के कर्तव्यों का पालन करे, है ना। एक आश्रम की कालावधि 25 वर्ष होगी,
4 आश्रम हो गए, तो 25 गुना 4 तो टोटल 100 वर्ष होगा। इसका मतलब प्राचीन भारत के अंतर्गत व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती थी। अब आगे बढ़ेंगे। न्याय का उद्देश्य मात्र अपराधी को दंडित करना ही नहीं है, बल्कि उसे सुधरने का अवसर देना भी है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति को उसके स्वधर्म के अनुसार जीवन व्यतीत करने का अधिकार देता है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद में कौटिल्य के अनुसार राजा का प्रमुख दायित्व है कि वह प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करे। न्याय के अभाव में राजा एवं प्रजा दोनों को ही किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती, किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं। न्याय के बिना 4 पुरुषार्थ होते, प्राचीन भारत में 4 पुरुषार्थ माने जाते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो न्याय के बिना जो है ये चारों पुरुषार्थ ही प्राप्त नहीं हो सकते। 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? मनु ने भी 4 पुरुषार्थ माने, कौटिल्य ने भी 4 ही माने, शुक्र ने भी 4 ही माने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो राजा अपनी प्रजा को न्याय दिलाने में असमर्थ रहता है वह शीघ्र ही राज्य सहित नष्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में लेंगे हम न्यायपालिका के प्रकार एवं संगठन। ध्यान दें, कौटिल्य ने कानून एवं मुकदमों की प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के न्यायालय बतलाए हैं, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। नोट करें, धर्मस्थीय, कंटक शोधन। और आधुनिक भाषा में इनको क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। मतलब जो धर्मस्थीय है आधुनिक समय इसको दीवानी कहा जाता है, और कंटक शोधन को आधुनिक समय फौजदारी न्यायालय कहा जाता है। और कौटिल्य ने राजा को निर्देश दिया है कि वह राज्य के विभिन्न स्थानों पर धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन न्यायालयों को जो है 4 शाखाओं की स्थापना कराई। नोट करें, पहला है जनपद संधि न्यायालय। 2 गांवों के बीच स्थापित न्यायालय को जनपद संधि न्यायालय कहा जाता है। संगरण न्यायालय, ये 10 गांवों के बीच में स्थापित न्यायालय है। द्रोणमुख न्यायालय, ये 400 गांवों के बीच में स्थापित न्यायालय है। और बेटा स्थानीय न्यायालय, ये 800 गांवों के बीच में स्थापित न्यायालय है। अर्थशास्त्री इन चारों न्यायालयों को श्रेणीबद्धता को प्रकट नहीं किया, मतलब इनकी श्रेणी नहीं बताई कि कौन उच्च है और कौन निम्न है, अर्थात यह नहीं बताया कि इनमें कौन सा न्यायालय श्रेष्ठ अथवा निम्न है। प्रत्येक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सीधे ही राजा के पास की जा सकती है, मतलब सीधी अपील जो है किसके पास की जाएगी? राजा के पास की जाएगी। अब और इनमें प्रत्येक न्यायालय में, इनमें ये जो 4 न्यायालय हैं, प्रत्येक न्यायालय में 3-3 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। किंतु जो न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश धर्मस्थ कहलाते हैं, और जो न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाती है। कॉम्पिटिशन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है क्या कि बेटा जो धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं, जो न्यायालय धर्मस्थीय न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं धर्मस्थ कहलाते हैं, और जो न्यायालय कंटक शोधन न्यायालय की शाखा के रूप में कार्य करते हैं उनके जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? प्रदेष्टा कहलाते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ने इन सरकारी न्यायालयों के अलावा ऐसे अनौपचारिक एवं गैर सरकारी न्यायालयों का भी उल्लेख किया है जिनकी स्थापना स्थानीय प्रजाजन अपने विशिष्ट विवादों के हल के लिए कर सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार सीमा, जाति, धर्म आदि संबंधित विवादों के हल के लिए ग्रामीण अपने बुजुर्गों की न्याय सभा बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेंगे हम धर्मस्थीय न्यायालय का विशेष क्षेत्र। अब धर्मस्थीय न्यायालय लेंगे हम। कौटिल्य ने धर्मस्थीय न्यायालय के न्याय के क्षेत्र में मुख्यतः प्रजाजन के आपसी संबंधों में उत्पन्न विवादों को स्थान दिया है, और कौटिल्य ने इन्हें व्यवहार का है। कौटिल्य को क्या कहा है? व्यवहार का है। सामान्य रूप से माना जाता है कि धर्मस्थीय न्यायालय में दीवानी मुकदमों का निर्णय किया जाता है, किंतु इनमें डकैती, हत्या, बलात्कार, मारपीट, जुआ आदि जैसे मुकदमों को भी स्थान दिया गया है, जिन्हें वर्तमान काल में फौजदारी मुकदमों की श्रेणी में माना जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब धर्मस्थीय न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख जो विवाद हैं वो इस प्रकार हैं, नोट करेंगे आप। नंबर 1 संविदा अर्थात इकरारनामा मतलब समझौता। दूसरा विवाद संबंध। तीसरा दाय भाग मतलब परिवार में संपत्ति का विभाजन, दाय भाग अर्थात परिवार में संपत्ति का विभाजन। ठीक है। चौथा है वास्तुक मतलब मकान, खेत, बाग, तालाब आदि का निर्माण, इनकी बिक्री। चौथा चारागाह, खेत एवं मार्गों का रोकना। 5वां चारागाह हो गया। 6ठा ऋण व ब्याज। 7वां धरोहर अर्थात अमानत। नेक्स्ट दास, फिर स्वामी व नौकर। 10वां व्यापारिक साझेदारी। 11वां दान। 12वां जो है क्रय एवं विक्रय। नेक्स्ट साहस में डकैती, चोरी, हत्या, बलात्कार आएगा। उसके बाद में वाक पारुष्य, इसमें गाली गलौच या मान हानि आ जाएगा। इसके बाद में
दंड पारुष्य, इसमें मारपीट आघात आएगा। फिर दयुत अर्थात इसके अंतर्गत जुआ या शर्त लगाकर मुर्गे बटेर आदि को लड़ाना, तथा इसके बाद में प्रकीर्णक है और जो कि उपरोक्त से संबंधित विधिक विवाद। इसके बाद में चौथा बिंदु आता है कंटक शोधन न्यायालय का विषय क्षेत्र। कंटक शोधन का सामान्य अर्थ होता है कांटों को खत्म करना। क्या? कांटों को खत्म करना। कितना महत्वपूर्ण है ये। अर्थशास्त्र ने ऐसे दुष्ट व्यवसायियों, राजभृत्य का मतलब राज कर्मचारी, राजभृत्यों एवं इनसे भिन्न वर्ग के अन्य दुष्ट व्यक्तियों को भी कंटक कहा है, जो ध्यान दें, जो अपनी गतिविधियों से राजा राज्य प्रजाजन को हानि पहुंचाते हैं, उनकी सुरक्षा को संकट उत्पन्न करते हैं और उनकी समृद्धि के मार्ग में बाधा डालते हैं। इस प्रकार कंटक शोधन न्यायालय के क्षेत्र में समस्त समाज विरोधी किस्म, नोट करें यहाँ पर, समस्त समाज विरोधी किस्म के फौजदारी मामले आते हैं। कंटक शोधन न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले प्रमुख जो विवाद हैं या वाद हैं वो हैं सार्वजनिक शांति व्यवस्था, शिल्पियों अर्थात दस्तकारों से संबंधित विवाद, व्यापारियों से प्रजा की रक्षा, दैवी विविधाओं के प्रतिकार में असहयोग करना, पांचवा है अतिचार के दोषी अर्थात सामाजिक या नागरिक नियमों का उल्लंघन, और छठा है कन्या युवतियों को दूषित करना, उसका शील हरण करना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राजभृत्यों द्वारा गुप्त साधनों से आय, रिश्वत, गबन आदि, कापट, जालसाजी, ठगी आदि से या आदि के द्वारा धन कमाने वाले व्यक्ति, आशुमृतक परीक्षा संबंधी विवाद और राजद्रोह। ठीक है, 4 बिंदु हो गए। 5वां लेते हैं हम न्यायिक वादों की प्रक्रिया। 6 बिंदु के आधार पर समझेंगे इसको। अब न्यायिक वादों की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है? तो धर्म स्तरीय एवं कंटक शोधन दोनों ही प्रकार के न्यायालयों में एक समान न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। दोनों में ही न्यायाधीशों को अपने लिपिक द्वारा किसी मुकदमे से संबंधित अलिखित तथ्यों को लिखवाना चाहिए। अब इसमें क्या प्रोसीजर होगा? नंबर 1 पहला बिंदु बनाएं, वादी अर्थात अर्थी तथा प्रतिवादी प्रत्यर्थी, मतलब वादी प्रतिवादी से संबंधित समस्त जानकारी जैसे देश, गांव, जाति, गोत्र, नाम, वल्दियत, व्यवसाय आदि। दूसरे बिंदु में मुकदमे की तिथि के बयान तथा अपराध का स्थान, समय, तिथि आदि और अपराध का विवरण। तीसरा है वादी एवं प्रतिवादी और साक्ष्यों के नाम एवं बयान। ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा? कौटिल्य के अनुसार लिखित साक्ष्य प्रमाण की तुलना में साक्ष्य मतलब मौखिक साक्ष्य का कम महत्व होता है। किसी भी मुकदमे में साक्ष्यों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। साक्ष्यों की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, किंतु ऋण आदि के मुकदमे में 2 साक्षी भी हो सकते हैं। साक्षी निष्पक्ष, सत्यवादी, पवित्र चरित्र के होने चाहिए। वादी में प्रतिवादी के निकट संबंधी, दास, सहायक, शत्रु, ऋणदाता, ऋणी आदि को तथा राज्य द्वारा दंडित व्यक्ति अथवा विकलांग को सामान्यतः साक्षी नहीं बनाया जाना। किसको साक्षी नहीं बनाया जाना चाहिए ये भी इन्होंने बता दिया है। साक्षी से गवाही लेने से पहले उसे सत्य बोलने की शपथ दिलानी चाहिए, मतलब साक्षी को सबसे पहले जो है शपथ दिलाई जाती है। तो हमारे प्राचीन भारत की बात आती है तो उस समय जो है गंगा जल भी हाथ में दिलाया जाता था, शिव मंदिर में भी खड़ा किया जाता था, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। कौटिल्य ने साक्षी के वर्ण के अनुसार उसकी शपथ की व्यवस्था की है। वर्ण के अनुसार ध्यान दे, कौटिल्य ने साक्षी के वर्ण के अनुसार उसकी शपथ की व्यवस्था की। उसका वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है। साक्षियों से सम्मानपूर्वक या सम्मानपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिए, किंतु न्यायाधीशों को साक्षी की गवाही के दौरान उनकी वाणी के साथ ही उनकी मुखाकृति, भाव, भंगिमा व चेष्टाओं पर गौर करना चाहिए ताकि उनकी गवाही की सत्यता के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सके। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर न्यायाधीशों को ये देखना चाहिए कि जो साक्षी होता है साक्षी की भाव भंगिमाएँ क्या हैं, मतलब उसकी आँखें, चेहरे की बनावट, उसकी भाव भंगिमा क्या है, उस समय वो हड़बड़ा तो नहीं रहा है। तो इससे डेफिनेटली काफ़ी बातों का पता लगाया जा सकता है। जैसे एक समाजशास्त्री है लोम्ब्रोसो, तो लोम्ब्रोसो ने बड़ा अच्छा बताया कि यदि एक व्यक्ति अच्छे से दूसरे व्यक्ति भाव भंगिमाओं को जांचना परखना जाने तो उससे अंदाज़ा लगा सकता है कि वाकई व्यक्ति अपराधी है या नहीं। किसी मुकदमे में साक्षी की गवाही मतभेद हो तो उनमें से जिस बात को बहुसंख्यक, चरित्रवान, विश्वासी एवं अनुमत साक्षी कहें उसे सत्य मानना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय दिया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। किंतु भ्रम की स्थिति में किसी मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए। और अंतिम जो बिंदु है इसका छठा, निर्णय एवं अपील। ठीक है। अब निर्णय अपील के अंतर्गत जो है कौटिल्य कह रहे हैं कि जो ये ऊपर की न्यायिक प्रक्रिया है अर्थात उपरोक्त न्यायिक प्रक्रिया के पूर्ण होने पर, ये न्यायिक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में कौटिल्य के अनुसार निर्णय को धर्म, व्यवहार,
चरित्र एवं राजज्ञा पर आधारित होना चाहिए। जो डिसीजन लिया गया है, चूंकि विधि के 4 स्रोत बताए इन्होंने कौटिल्य ने, कौन कौन से बताए विधि के 4 स्रोत, धर्म बताया, व्यवहार, चरित्र और राजज्ञा। तो यहाँ कौटिल्य कह रहे हैं, कौटिल्य के अनुसार निर्णय को, जो निर्णय लिया जाएगा न्यायिक प्रक्रिया के दौरान, तो उसको जो है धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राजज्ञा पर आधारित होना चाहिए, मतलब इन 4 स्रोत पर आधारित होना चाहिए। और यदि इनमें विरोध हो तो पूर्ववर्ती की तुलना में पश्चवर्ती को प्रधानता दी जाएगी। तो इसका मतलब चौथे नंबर पर कौन आता है, राजाज्ञा। तो राजाज्ञा को जो है ये वास्तविक रूप में प्रधानता देंगे। मैंने आपको पहले बता दिया है कि राजाज्ञा को प्रधान दिया जाता है या महत्वपूर्ण माना जाता है। न्यायाधीशों को निष्पक्ष होकर के निर्णय देना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार यदि न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया में पक्षपात करते हैं अथवा अशुद्ध निर्णय देते हैं तो राजा द्वारा उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। ठीक है। और कौटिल्य ने किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था स्वीकारी है। ऐसी अपील केवल राजा के न्यायालय में की जा सकती है, जो न्याय का अंतिम न्यायालय। अब अंतिम बात यहाँ देखिए, कौटिल्य ने किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था स्वीकार की है। तो आधुनिक समय में आप देखेंगे अपील की व्यवस्था होती है। वो एक अलग बात है कि अंतिम अपील आजकल तो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। जिस देश की जैसी भी न्यायिक व्यवस्था होती है उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ क्या है कि निर्णय के विरुद्ध अपील की व्यवस्था स्वीकारी, और ऐसी अपील केवल राजा के न्यायालय में, नोट करें, केवल राजा के न्यायालय में की जा सकती है, जो न्याय का अंतिम न्यायालय। तो न्याय का जो है अंतिम न्यायालय कौन है, राजा के न्यायालय। यह बात आपको विशेष ध्यान में रखनी है। यहाँ कंपटीशन की दृष्टि से बात पूछी जा सकती है कि भाई कौटिल्य ने जो है अपील का अंतिम न्यायालय किसको माना है, तो आप कहेंगे जो है राजा का न्यायालय जो होता है या राजा के पास में ही अंतिम रूप में अपील की जाती है या की जा सकती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। वैसे भी देखा जाए तो प्राचीन भारत के अंतर्गत चूँकि कौटिल्य के समय में राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो राजतंत्रात्मक था, है ना। और राजतंत्रात्मक था तो डेफिनेटली जो है राज्य निर्माण के 7 अंग तत्व प्रकृति में भी राजा को प्रथम स्थान दिया गया। तो निश्चित है ये कि राजा जो है शक्तिशाली भी था। मतलब जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी प्राचीन भारत में वो शक्तिशाली भी थी, केंद्रित थी और विस्तृत भी थी। क्या थी, शक्तिशाली भी थी, केंद्रित भी थी और विस्तृत भी थी। इसलिए अंतिम रूप में जो अपील की जाती थी वो राजा के पास ही की जाती थी, राजा के न्यायालय में ही की जाती थी। ये हो गया जो है कौटिल्य का विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी कौटिल्य की विधि व्यवस्था को और कौटिल्य की न्याय व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझ गए हैं। अब कंपटीशन में किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछा जाए, मुझे विश्वास है आपका आंसर गलत नहीं होगा। और जो स्नातक स्तर के विद्यार्थी हैं, स्नातक स्तर में भी जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन आपके सिलेबस में है। और जो स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थी हैं, अर्थात जो एमए के विद्यार्थी हैं, मतलब बीए में भी, एमए में भी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स के अंतर्गत भी जो है ये भारतीय विचारक चलता है। अब वो एक अलग बात है कि विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग सबका पाठ्यक्रम अलग अलग है, लेकिन मैं तो इस रूप में आपको समझाऊंगा कि भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हों, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब ये है कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपको बेहतर तरीके से समझा दिया जाएगा। तो विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर के जो विद्यार्थी हैं, एमए के जो विद्यार्थी, मास्टर ऑफ आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको तो इसे बड़ी गंभीरता से समझना चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आप जो है कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को अच्छे से समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।